कहानी की शुरुआत रात लगभग 3:30 बजे होती है जब लॉस एंजलिस के एक डोनट शॉप के बाहर एक हाई सिक्योरिटी ट्रक आकर रुकता है। ट्रक से दो सिक्योरिटी गार्ड उतरते हैं और दुकान के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक एक कार और एक एसयूवी ट्रक का रास्ता रोक देती हैं। उन गाड़ियों से कई आदमी बाहर निकलते हैं जिन्होंने बॉडी आर्मर और गैस मास्क पहन रखे होते हैं। उनके हाथों में बेहद खतरनाक असॉल्ट राइफल्स होती हैं। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड वापस बाहर आते हैं, अपराधी उन पर बंदूक तान देते हैं। ट्रक ड्राइवर तुरंत लॉस एंजलिस पुलिस को सूचना देता है कि भारी हथियारों से लैस अपराधियों ने उन्हें घेर लिया है। तभी एक गार्ड चुपके से अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक हमलावर उसे तुरंत गोली मार देता है। इसके बाद दूसरा अपराधी ट्रक ड्राइवर को भी मार देता है। गैंग ट्रक का दरवाजा खोलकर बचे हुए गार्ड को बाहर घसीट लेती है। उसी समय पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस की पिस्तौलें गैंग की असॉल्ट राइफल्स के सामने बेकार साबित होती हैं। इस भयंकर शूटआउट में 4 पुलिस अधिकारी और गैंग का एक सदस्य मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अपराधी ट्रक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। वे ट्रक को एक गोदाम जैसे ठिकाने पर ले जाते हैं। गैंग का लीडर रे गुस्से में बॉस्को को डांटता है क्योंकि उसने डकैती के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी थी। रे कहता है कि सबसे पहले ट्रक को रिपेयर करना जरूरी है। जैसे ही रे ट्रक का दरवाजा खोलता है, एंसन उससे पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। रे जवाब देता है कि उन्होंने 4 पुलिस वालों को मार दिया है, इसलिए अब पूरी पुलिस उनके पीछे पड़ने वाली है। इसी बीच डिटेक्टिव निक ओब्रायन क्राइम सीन पर पहुंचता है। वो शेरिफ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास जाता है जो मरे हुए गैंग सदस्य की लाश के पास खड़े होते हैं। अधिकारी इस बात से हैरान होते हैं कि अपराधियों ने एक खाली ट्रक क्यों चुराया। निक कहता है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ा प्लान है। सड़क के दूसरी तरफ से बॉस्को छुपकर उनकी तस्वीरें लेता है। बाद में वो तस्वीरें रे को दिखाता है और निक की तरफ इशारा करके कहता है कि वही इस केस को लीड कर रहा है। रे गैंग को बताता है कि निक मेजर क्राइम्स डिवीजन का हेड है। निक की फोटो देखते ही डॉनी, जिसने पिछली रात ट्रक चलाया था, चुपचाप वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ निक और उसकी टीम जांच जारी रखते हैं। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस डकैती में किसी अंदर के आदमी की मदद जरूर थी, क्योंकि बिना अंदरूनी जानकारी के अपराधियों को ट्रक का सही समय और लोकेशन पता नहीं चल सकती थी। जांच में पता चलता है कि रे, जो 8 महीने पहले पैरोल पर रिहा हुआ था, इस वारदात से जुड़ा हो सकता है। इधर डॉनी रात में बार टेंडर का काम करता है। एक शाम वो देखता है कि फेडरल रिजर्व का एक कर्मचारी गलती से अपना आईडी कार्ड बार में छोड़ जाता है। डॉनी उस कार्ड को कैश रजिस्टर में रख देता है। बाद में वो मैक नाम के गैंग सदस्य से मिलता है। उसी बार में निक भी मौजूद होता है और डॉनी से सवाल पूछने लगता है। डॉनी आराम से जवाब देता है कि इस बार में हर तरह के लोग आते हैं, अपराधी भी और पुलिस वाले भी। शिफ्ट खत्म होने के बाद जैसे ही डॉनी अपनी कार की तरफ जाता है, निक अचानक उसकी कार की खिड़की पर दस्तक देता है। डॉनी कुछ समझ पाता उससे पहले ही निक उसे पीटकर बेहोश कर देता है। जब डॉनी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान घर में पाता है। बाहर निकलते ही वो निक की पूरी टीम और 4 महिलाओं को वहां देखता है। निक उसे एक सीसीटीवी फोटो दिखाता है जिसमें वो साफ तौर पर रे से मिलता दिखाई देता है। डिटेक्टिव गस उसे याद दिलाता है कि वो पहले कार चोरी और पुलिस से भागने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। वो ये भी बताता है कि डॉनी पर पहले हत्या की कोशिश का केस चल चुका है और कैलिफोर्निया में सबसे तेज कार चलाने का रिकॉर्ड भी उसके नाम है। गस चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर कोई गलती की तो वो कई सालों के लिए जेल चला जाएगा। डॉनी डरते हुए कहता है कि वो सिर्फ 1-2 बार रे से मिला है और गैंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तभी निक उसकी बांह पर बने रेगुलेटर्स टैटू की तरफ इशारा करता है। निक बताता है कि क्लिक नाम का एक गुप्त पुलिस ग्रुप है और वो खुद उसका सदस्य है। ये ग्रुप कानून के नियमों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अपराधियों से हिंसा और गोलियों से निपटता है। निक सीधे डॉनी से पूछता है कि वो इतने खतरनाक लोगों के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। डॉनी जवाब देता है कि वो सिर्फ उनका ड्राइवर है और गैंग के असली कामों के बारे में कुछ नहीं जानता। निक उसे धमकी देता है कि वो गैंग से जुड़ा रहे और उसके हर फोन कॉल का जवाब दे, वरना निक खुद उसके पीछे आएगा। दूसरी तरफ रे और उसकी गैंग लॉस एंजलिस के फेडरल रिजर्व बैंक की रेकी शुरू कर देती है। रे बताता है कि इस बैंक में आज तक कोई सफल डकैती नहीं हुई। वो कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि 53 कोशिशों के बाद भी कोई कुछ नहीं चुरा पाया और यही वजह है कि वो इसी बैंक को निशाना बनाना चाहता है। पुलिस जांच में यह भी सामने आता है कि रे, एंसन, डॉनी और बॉस्को सभी पूर्व मरीन कमांडो रह चुके हैं। जांच के दौरान पुलिस नोटिस करती है कि पिछले 10 सालों में जितनी बड़ी डकैतियां हुईं, उनमें से कोई भी उस समय नहीं हुई जब रे जेल में था। निक समझ जाता है कि अगर रे पकड़ा गया
तो कई पुराने अनसुलझे केस भी सुलझ सकते हैं। बाद में रे अपनी गैंग को बैंक का पूरा सिस्टम समझाता है। वो बताता है कि हर दिन पुराने और खराब नोटों को काट कर नष्ट कर दिया जाता है। शाम 4 से 5 बजे के बीच ये नोट छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिए जाते हैं और फिर कचरे की तरह बाहर भेज दिए जाते हैं। रे का प्लान होता है कि नोट नष्ट होने से पहले ही उन्हें चुरा लिया जाए। उसके हिसाब से इस चोरी में लगभग $30 मिलियन मिल सकते हैं। इसी दौरान डॉनी एक चीनी फूड डिलीवरी कंपनी में काम शुरू कर देता है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी अक्सर वहां से खाना मंगाते हैं। एक दिन वो 2 फूड बैग लेकर बैंक में प्रवेश करता है। सिक्योरिटी पार करने के बाद वो एक बैग कैफेटेरिया में बैठी महिला को दे देता है और दूसरा बैग छुपाकर बाथरूम के ऊपर एयर वेंट में रख देता है। उसी रात रे और उसकी गैंग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। निक रे की टेबल तक आता है और डॉनी से ऐसे बात करता है जैसे दोनों जिम में मिले हों। वापस गोदाम पहुंचने के बाद रे को शक होने लगता है कि डॉनी पुलिस के लिए काम कर रहा है। वो उस पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि वो निक को कैसे जानता है। डॉनी मजबूरी में सच बता देता है कि निक पहले उसे पकड़ चुका है और गैंग के बारे में जानता है। हालांकि वो ये भी कहता है कि उसने इसके बाद निक से कभी संपर्क नहीं किया। रे आखिरकार उस पर भरोसा कर लेता है और कहता है कि वो निक तक संदेश पहुंचाए कि शुक्रवार को डकैती होने वाली है। बाद में डॉनी सूट की दुकान में निक से मिलता है और बताता है कि डकैती शुक्रवार को होगी, लेकिन उसे लोकेशन नहीं पता। इसके बाद निक रे की गर्लफ्रेंड के नाइट क्लब में जाता है। शो खत्म होने के बाद दोनों उसके घर पहुंचते हैं। अगली सुबह रे वहां आता है और देखता है कि निक बिना शर्ट के घर के अंदर से बाहर निकल रहा है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। पास ही मेज पर एक बंदूक रखी होती है। निक रे को इशारे से बंदूक उठाने के लिए उकसाता है, लेकिन रे जाल में नहीं फंसता। घर से निकलने के बाद निक अपने साथी को कॉल करता है और वो पता बता देता है जो उसे रे की गर्लफ्रेंड से मिला था। आखिरकार डकैती का दिन आ जाता है। पुलिस पहले से ही बैंक पर नजर रख रही होती है। तभी एक वैन पार्किंग में रुकती है और रे की गैंग असॉल्ट राइफल्स, मास्क और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बाहर निकलती है। वे बैंक में घुसते ही सिक्योरिटी कैमरे तोड़ देते हैं और सभी लोगों को जमीन पर बैठा देते हैं। गैंग सबके फोन छीन लेती है और पूरे बैंक पर कब्जा कर लेती है। रे बैंक मैनेजर से पुलिस को कॉल करवाता है और $1 मिलियन और पूरी तरह ईंधन भरे हेलीकॉप्टर की मांग करता है। वो धमकी देता है कि हर घंटे एक बंधक मारा जाएगा। कुछ ही देर में पुलिस और FBI बैंक को घेर लेते हैं। रे पुलिस से फोन पर बात करते हुए दावा करता है कि उन्होंने एक बंधक को मार दिया है। दूसरी तरफ एक गैंग सदस्य एक आदमी को दूसरे कमरे में ले जाता है और गोली चलने की आवाज आती है। बाद में बैंक मैनेजर पुलिस को बताता है कि अगर उन्होंने दोबारा बिना तैयारी के फोन किया तो एक और बंधक मारा जाएगा। इसी बीच पुलिस बैंक का ब्लूप्रिंट देखती है। तभी अंदर विस्फोट की आवाज आती है और पुलिस को लगता है कि गैंग ने वॉल्ट उड़ा दिया है। नक्शा देखते हुए निक को एक पुरानी सीवेज लाइन दिखाई देती है। उसे शक होता है कि अपराधी उसी रास्ते से भाग सकते हैं। वो तुरंत बैंक के अंदर घुसने का फैसला करता है। निक और उसकी टीम जब अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि वहां कोई अपराधी मौजूद नहीं है। जिस महिला को मरा हुआ बताया गया था वो भी जिंदा मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गड्ढा मिलता है जो पुराने सीवेज टनल से जुड़ा होता है। निक समझ जाता है कि गैंग उसी रास्ते से भाग चुकी है। असल में उसी समय मैक्स सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी बनकर बैंक को फोन करता है और बताता है कि उनका ट्रक 2 मिनट में पहुंचने वाला है। थोड़ी देर बाद रे और एंसन उसी चोरी किए गए ट्रक में आते हैं जिसे उन्होंने शुरुआत में लूटा था। ट्रक को नए रंग और बदलाव देकर बिल्कुल असली जैसा बना दिया गया था। वे नकली ID दिखाकर बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं और 2 बड़े कंटेनर अंदर ले जाते हैं। बैंक कर्मचारी उन्हें उस कमरे में रख देता है जहां $100 के नोट प्रोसेस किए जाते हैं। इसी बीच बॉस्को बैंक के नीचे टनल में छिपा रहता है। बॉस्को बिजली व्यवस्था से छेड़छाड़ करता है, जिससे बैंक की मशीनें, कैमरे और मोशन सेंसर कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। जैसे ही कर्मचारी बाहर जाते हैं, डॉनी कंटेनर के अंदर छिपे हिस्से से बाहर निकलता है। वो उन डॉलर बंडलों को काले बैग्स में भरना शुरू कर देता है जिन्हें नष्ट किया जाना था। फिर वो उन बैग्स को कूड़ेदानों में छिपा देता है। बाद में डॉनी एयर वेंट के जरिए बाहर निकलता है और उसी एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करके आराम से बैंक से बाहर चला जाता है। उसी समय डॉनी की गैंग के लोग कचरा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों के रूप में बैंक पहुंचते हैं और कचरे के डिब्बे ट्रकों में भर लेते हैं। चौराहे पर पहुंचने के बाद दोनों ट्रकों के ड्राइवर एक दूसरे को संकेत देते हैं। तभी रे रास्ता रोक लेता है
और बॉस को दूसरे ट्रक के ड्राइवर को बंदूक दिखाकर बाहर निकाल देता है। इसके बाद गैंग असली पैसे वाला ट्रक लेकर निकल जाती है। इसी बीच निक सड़क पर डॉनी को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। दबाव में आकर डॉनी गैंग का ठिकाना बता देता है। उसी समय रे और उसकी टीम एक बड़े डंप साइट पर होते हैं। मैकरे को फोन करके बताता है कि डॉनी पकड़ा गया है, लेकिन रे बिना जवाब दिए कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस और गैंग के बीच सड़क पर जबरदस्त पीछा और गोलीबारी शुरू हो जाती है। बॉस को गर्दन में गोली लगने से घायल हो जाता है। एंसन भी पुलिस की गोली से गिर जाता है। आखिरकार रे एक गली में भागता है जहां निक उसका पीछा करता है। निक रे को कई गोलियां मारता है, लेकिन रे फिर भी लड़ने की कोशिश करता रहता है। आखिर में रे खाली बंदूक निक की तरफ तान देता है। निक अपनी जान बचाने के लिए उसे फिर गोली मार देता है। तभी उसे एहसास होता है कि रे की बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। जब निक रे की गाड़ी में रखे काले बैग खोलता है तो उसे अंदर सिर्फ कटे हुए कागज मिलते हैं। बाद में वो बार में जाता है जहां डॉनी काम करता था। वहां उसे अचानक समझ आता है कि पूरी डकैती का असली मास्टरमाइंड डॉनी था। अंतिम दृश्यों में डॉनी लंदन के एक बार में काम करता दिखाई देता है। उसके वही दोस्त भी वहां मौजूद होते हैं जिन्होंने डकैती में कचरा कर्मचारियों का रोल निभाया था। अब सच सामने आता है कि दो एक जैसे कचरा ट्रकों में से एक में नकली कटा हुआ कागज था, जबकि दूसरे में असली $30 मिलियन छिपे थे। डॉनी ने असली पैसे ट्रक के टायरों के अंदर छिपाकर पनामा भेज दिए थे। अब वो लंदन में अपनी अगली बड़ी डकैती की तैयारी कर रहा होता है।